हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2, ठीक है, NCERT का। जैसा कि पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1.1 का कर चुके थे, तो देखते हैं कि आज के क्लास में क्या क्या सवाल दिया गया है, उसको किस तरह से हल करना है, कौन कौन सवाल महत्वपूर्ण होगा आने वाले बोर्ड परीक्षाओं के लिए। चलो देखते हैं बिना देरी किए हुए। एक्सरसाइज 1.2 ये है NCERT का। ठीक है, तो 1.2 में पहला सवाल जो दिया हुआ है आपका, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, पहला दिया हुआ है 140, इसको लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। तो अब इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा 2 70, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 5 7 35, ये हो जाएगा 7 इकाई 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया 2 गुने 5 गुने 7, मतलब ये 2 का पावर 2 हो जाएगा। अब 5 एक बार है तो 1, 7 का पावर 1, ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इस तरह से हल करना होता है। पहला में जनरली 5 सवाल दिया हुआ है, दूसरा है 156, तीसरा है 3825, चौथा है 5005 और पाँचवा है 7429। तो बचे हुए सवाल को आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, दूसरा में हम सवाल नोट कर देता हूँ। 156 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 3825, और फोर्थ में चौथा में दिया हुआ है 5005, और पांचवा में दिया हुआ है 7429। तो इस तरह से सबका अभाज्य गुणनखंड करना है ना, बहुत आसान है। चलो अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ, दूसरा में लिखा हुआ, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को HCF और LCM ज्ञात करें, इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, है ना। मतलब इसमें 3 सवाल दिया हुआ, दूसरा में 26 91, 510 92, 336 54, 3 तरह के सवाल दिया हुआ था। इसमें जो है पहला थोड़ा इजी है, दूसरा वैसे है तो इजी, प्रैक्टिस के ऊपर होता है ना। तो वैसे हम इसको बना देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 बना देता हूँ। ठीक है, सब एक ही आधार पे बनेगा। 2 का दूसरा बना देता हूँ मैं। दिया हुआ है 510 और 92। पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करके LCM और HCF ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद इसमें ये देखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुने लौसा, ये होगा। ठीक है, पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड कर लो, क्या आएगा। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखो क्या होगा। 2 से लगाना है, 2 दूना 4, 1 2 पंचे 10, 1 2 पंचे 10। ठीक है, फिर 5 से लगाएंगे, 5 पंचे 25, 5 इकाई 5, फिर 3 से लगाएंगे, क्या आएगा 17। तो इस तरह से आ गया 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अगला है 92, तो 92 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 चौका 2 छक्के 2 23, ये हो जाएगा 2 गुने 23। ठीक है, इसका निकालना है HCF और LCM। तो HCF वो होगा जो संख्या दोनों में कॉमन होगा, बता चुके थे। 2 और 2 कॉमन है, और भी कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो केवल HCF 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका निकालना है LCM। तो LCM में जो कॉमन है वो तो आएगा ही। ठीक है, जो कॉमन है वो तो आएगा ही, जो संख्या बच गया उसे भी नोट करना है। तो मतलब ये हो गया 5 3 17 2 और 23, ये संख्या बच गया है, तो इसे भी हम नोट करना। अब इसको गुना कर देते हैं, तो गुना करने पर क्या आएगा 10 या 30 दूना 60, 23 को 17 से गुना कर दो, क्या आएगा लगा दो। तो गुना करने पर आया 23,460। 510 92 का LCM आया है 23,460,
दोनों का HCF आ गया है 2। अब इसमें ये चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुने लौसा। ठीक है, तो इसमें LHS मानना है आपको। दो संख्याओं का गुणनफल निकालो। दो संख्याओं का गुणनफल निकालो। दो संख्या कौन कौन है? एक संख्या दिया हुआ है 510, दूसरा दिया हुआ है 92। ठीक है, इसको गुना करते हैं। 510 और 92 को गुना करेंगे 46,920 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा RHS क्या होगा? देखो इसमें LHS RHS इसलिए लेते हैं क्योंकि सवाल में आप लिखा हुआ देख लोगे, लिखा हुआ उसमें दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। ठीक है, ये लिखा हुआ है। मतलब ये हो गया LHS टर्म, ये हो गया RHS टर्म। तो अब LHS को हमने गुना किया दोनों संख्याओं को आपस में, 46,920 आया। अब RHS देखते हैं। RHS में हो जाएगा HCF गुने LCM। HCF गुने LCM। HCF कितना है? 2। LCM कितना है? 23,460। अब इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 46,920। तो दोनों LHS RHS बराबर आ गया। तो यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS। ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, ये साबित हो गया। इस तरह से इसको साबित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा बनाया, पहला और तीसरा आप खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, पहला और तीसरा मैं लिख के दे देता हूँ कि क्या है सवाल में दिया हुआ है। 2 का पहला लिखा हुआ है 26 और 91। 26, 91 दिया हुआ है। दूसरा में दिया हुआ है 336 और 54। 336 और 54 दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें, है ना। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। तो 3 का पहला हो जाएगा क्या? 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें अब अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF और LCM निकालना है। सबसे पहले 12 का गुणनखंड कर दो। तो 12 का गुणनखंड क्या आएगा? 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, अब करना है 15 का गुणनखंड। तो 15 का होगा 3 गुने 5। फिर करना है 21 का। तो 21 का हो जाएगा 3 गुने 7। तो इस तरह से 12, 15, 21 का गुणनखंड आया। अब इसका निकालना है मौसा और लौसा। पहले निकालना है HCF मौसा। तो अब देखो जो संख्या सभी में कॉमन होगा उसी को कहेंगे उसका मौसा। तो देखो 3, 3, 3 तीनों में दिया हुआ है तो 3 आया, और कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों में है। ठीक है, तो केवल 3 ही होगा जो तीनों में दिया हुआ है। ठीक है, अब साथ में देखो 7 है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है। 2 है यहाँ, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। तो इसका अर्थ ये होगा केवल 3 ही हमारा मौसा होगा। LCM निकालते हैं। जो संख्या कॉमन है वो तो आएगा ही, जो संख्या बच गया उसे भी नोट करना है। ठीक है, अब देखो 2 जिसका कोई जोड़ा नहीं है, केवल 2 ही रहेगा। तो ये लिख लेंगे यहाँ पर 2। फिर ये वाला 2, फिर 5, फिर 7। अब इसको गुना कर दो, क्या आएगा? तो 3 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 6 सत्ते 42, 420। ये हो जाएगा HCF, ये हो जाएगा LCM। ठीक है, गुना चेक कर लेते हैं। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 6 सत्ते 42, 420 आएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है क्या? 17, 19, 23 शायद होगा। हाँ, 17, 23, 29 दिया हुआ है। 17, 23, 29। इसका अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF LCM निकालते हैं। तो देखो ये ऑलरेडी अभाज्य संख्या है, तो 17 का गुणनखंड तो होगा नहीं, तो लिखेंगे 17 गुणे 1। ठीक है, 23 इसको लिखेंगे 23 गुणे 1। 29 है तो 29 को लिखेंगे 29 गुणे 1। सारे के सारे अभाज्य संख्या होते हैं। तो ऑब्वियसली अभाज्य संख्या में क्या होता है कि जो उसका कॉमन होगा वो केवल 1 होगा, मतलब HCF हो जाएगा 1। अब इसका निकालेंगे LCM। तो LCM चेक करते क्या होगा? तो जो संख्या कॉमन है वो तो 1 हो गया, जो संख्या बचा हुआ है उसे भी नोट करना है। मतलब 17, 23, 29, 17, 23, 29 गुणे 1। इसको गुना कर देंगे आपस में, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है।
गुना कर लेना, चेक कर लेना। अब इसमें तीसरा नंबर में दिया हुआ है, इसको खुद से आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है। तीसरा में दिया हुआ है 8 9 25, 8 9 और 25, बहुत सिंपल है, इसको ट्राई करना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, चौथा में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। HCF दिया हुआ है सवाल में, ठीक है। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भाई, HCF ऑफ 306, 657 इक्वल्स टू 9, ठीक है। 306 657 का HCF दिया हुआ है 9। तो सवाल ये है कि LCM निकालना है, LCM निकालना है किसका, 306 657 का। ये क्या होगा, चलो इसको हल कर लेते, क्या होता है देखते हैं। तो हम जानते हैं कि दो संख्या, यहाँ दो संख्या 306 657 जिसका मौसा दिया हुआ है 9, दोनों का LCM निकालना, लौसा क्या होगा, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, ये फॉर्मूला आप तक जाने हम लोग। तो देखो HCF ऑफ 306, 657 इंटू LCM ऑफ 306, 657, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का मौसा लौसा का गुणनफल बराबर क्या होगा, 306 गुने 657, ठीक है। तो इसका HCF क्या दिया हुआ है 9, LCM हमें निकालना है किसका, 306 और 657 का, बराबर कितना, 306 गुने 657, ठीक है। निकालते हैं LCM, क्या आएगा, LCM 306, 657 बराबर क्या हो जाएगा, बट्टे के नीचे आ जाएगा 6 9, 306 गुने 657, अब बट्टे के नीचे क्या आ जाएगा 9, ठीक है। ये 9 नीचे आ गया। देखो क्या 9 से कटेगा, 9 से काटते हैं, 9 9 सत्ते 63, 7 बार में कट गया, 9 सत्ते और 2 9 दूना 9 तिया 27, 73 बचेगा, ठीक है। मतलब ये हो गया 306 को और 73 को आपस में गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है भाई। गुना कर लेना आप, क्योंकि मुझे बताना नहीं आता। उसको गुना कर लेना, आप लोग गुना कर लोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हल करते हैं, मौसा गुने लौसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो इस तरह से समीकरण तैयार हुआ, LCM निकाला गया, ठीक है। चलो सवाल नंबर 5 देखते हैं, क्या लिखा हुआ, जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है ना, ये शून्य अंक पर समाप्त हो सकती है, वो जांच करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, जांच कीजिए प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक है। प्राकृतिक संख्या n के लिए हमें जांचना है कि संख्या 6 का पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। चलो देखो प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n 0 पर समाप्त होगा। तो n प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब है n का मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 6, जहाँ तक ले जाना वहाँ तक ले जा सकते हो। अंक 6 का पावर n, तो 6 का पावर n, तो एक बार 6 का पावर n का मान 1 रखते हैं, तो देखो 6 का पावर 1 का क्या हुआ 6। अब इसका गुणनखंड करो, क्या आएगा 2 गुने 3, ठीक है। फिर 6 के पावर n में n का मान 2 रखते हैं, तो 6 का पावर 2 6 गुने 6। अब इस 6 का गुणनखंड करेंगे 2 गुने 3, इस वाले का करेंगे, ये भी होगा आपका 2 गुने 3, ठीक है। थोड़ा सा इंक की कमी आ गई, इंक को रख लिया जाए। फिर देखो 6 का पावर n का मान 3 रखेंगे, 6 गुने 6 गुने 6। तो अब इस 6 का गुणनखंड करना है,
2 गुने 3, फिर इसका करेंगे 2 गुने 3, फिर इसका करेंगे 2 गुने 3। तो इस तरह से और भी संख्या के लिए हो सकता है, और भी संख्या के लिए हो सकता है। तो अब देखोगे 6 के पावर n प्राकृतिक संख्या के लिए 6 का जो गुणनखंड, मतलब इसका जो गुणनखंड तैयार हो रहा है वो 2 गुने 3 2 गुने 3 2 गुने 3 आ रहा है। शून्य अंक पर समाप्त कब होगा? कॉमन सेंस की बात यह है कि शून्य अंक पर समाप्त तब होगा जब किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए। किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 और 5 होए, इसका मतलब है कि वो गुना होकर क्या आएगा? 10। 10 का मतलब वो होगा कि वो शून्य पर समाप्त जरूर होगा, उसका लास्ट का जो अंक होगा वो 0 पर समाप्त जरूर होगा। क्या इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों है? नहीं है, इसका मतलब है कि शून्य पर समाप्त नहीं होगा। चूंकि n प्राकृतिक संख्या के लिए 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 नहीं है। अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 नहीं, ये भी कह सकते हैं। अगर 5 होता, 2 तो है, 5 होता तो ऑब्वियसली वो शून्य अंक पे समाप्त होता है। इसीलिए 6 का पावर n शून्य पर समाप्त, शून्य अंक पर समाप्त नहीं हो सकता है। इस तरह से आप इसको प्रेजेंट करोगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? मतलब भाज्य संख्या तो है लेकिन क्यों है वो बताना है, ठीक है। तो इसको हल कर लेते हैं। देखो क्या होगा, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भाई? तो 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, ठीक है। और दूसरा 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, ठीक है, ये दिया हुआ है। ये दोनों भाज्य संख्या तो है लेकिन क्यों है वो बताना है, ठीक है। भाज्य संख्या क्यों है, सबसे पहले चेक करते हैं। 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, ये भाज्य संख्या क्यों है? तो देखोगे गुना में सारे पद एक साथ होगा, ये अलग पद हो गया, मतलब ये संख्या जो है वो गुना में एक साथ है, ये 2 है, मतलब इसमें 2 पद दिया हुआ है। तो इस दोनों में देख सकते हो कि 13 दोनों में दिख रहा है, तो हम 13 कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने पर क्या बचेगा? 7 गुने 11। इधर क्या बचेगा? 13 कॉमन लेने पर 1 बचेगा, ठीक है। 13 गुने 11 को 7 से गुना करेंगे 77, अब प्लस 1 आ गया, 77 और 1 हो जाएगा 78, ब्रैकेट खोलने पर आ जाएगा गुना का निशान, ठीक है। अब देखो ये जो है 13 गुने 78, यदि इसको गुना कर दिया जाए, अगर इसको गुना करते हैं मतलब इसके गुणनफल के रूप में 78 आ गया, ठीक है। यदि 78 आ गया है तो ऑब्वियसली ये संख्या किसी न किसी से विभाज्य होगी। ऑब्वियसली यहाँ पर 13 है, वो अभाज्य संख्या है। अगर यहाँ भी अभाज्य संख्या होता, 13 तो अभाज्य हो गया, यहाँ भी अभाज्य संख्या होता, ठीक है, कोई दूसरी अभाज्य संख्या होती तो हो सकता है कि वो संख्या उससे न कटे, मतलब अभाज्य। देखो यहाँ दिया हुआ 13 और 78 है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में जो 78 आया है वो एक भाज्य संख्या है। ऑब्वियसली जब इसको गुना करेंगे तो एक भाज्य संख्या आएगा, है ना, गुना करने के बाद भी भाज्य संख्या आएगा। तो लिख सकते हैं अतः 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि
इसके, क्योंकि इसका गुणनखंड अभाज्य संख्या के रूप में है, अभाज्य संख्या के रूप में। अब इसका गुणनखंड करोगे तो 13 गुने 78 का क्या होगा बोलो, 13 छक्के 78, 13 गुने 2 गुने 3। गुणनखंड में अभाज्य संख्या के रूप में, इसका गुणनखंड अभाज्य संख्या के रूप में है। देखो 2 है अभाज्य संख्या, 3 भी है अभाज्य संख्या, लेकिन जब इसको गुना कर देंगे तो जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। मतलब जिसका गुणनखंड होता है, जिस संख्या का जो गुणनखंड होगा वो संख्या अभाज्य संख्या नहीं होता है, बल्कि वो क्या होता है, एक भाज्य संख्या होता है, क्योंकि भाज्य संख्या का गुणनखंड जो होगा वो 2 से ज़्यादा होगा। इसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा है ना, क्योंकि इसके गुणनखंड जो है वो 2 से ज़्यादा है। ये भी कह सकते हैं कि इसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो गया। अब दूसरी संख्या इसमें दिया हुआ है, उसको ट्राई करते क्या लिखा हुआ है। इसमें दिया हुआ दूसरा है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 2 और 1 5। देखो ये सारे एक पद है, ये दूसरा पद है, यहाँ भी 5 वहाँ भी 5 दिख रहा है, तो 5 कॉमन ले लो। तो 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, अब प्लस इधर भी 1 बचा। अब इसको गुना करते हैं अंदर में, 7 छक्के 42, या ऐसे गुना कर तो शॉर्ट में जाए, 3 दूना 6 6 6 36 36 7 चौका 28, ठीक है। 7 छक्के 42, ये सब 2 तिया 6 6 चौका 24, 7 छक्के 42 को ऐसे गुना करता हूँ। 4 दूना 8 2 दूना 4 4 4 8 हो गया इधर, नहीं 4 चौका 16 16 4 20 के 0 हासिल 2 हो जाएगा, 4 दूना 8 2 10, ये हो जाएगा 1008। यहाँ क्या है 1, ठीक है। तो 5 गुने इसको जोड़ने पर क्या आएगा, 1009 आ जाएगा, 1009 आ गया। अब 1009 आया है, यदि इसको इसके साथ गुना कर देंगे तो देखो एक क्या 1009 अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसके गुणनखंड में 5, 1009 आ गया। मतलब इसका गुणनखंड में 5 है और कोई दूसरी संख्या है। अभाज्य संख्या वो होगा जो संख्या खुद से और 1 से कटेगा। तो यहाँ तो 5 है और 1009 2 अलग अलग संख्या है। इसके अभाज्य गुणनखंड में 1 भी गुना होगा, ठीक है। इसका मतलब है यदि इसको गुना कर दिया जाए, आपस में गुना करेंगे तो आएगा 5 5 9 पंचे 45 0 9 1 5 का है 5, ये हो जाएगा 5045। तो दिखने में लग रहा है 5045, ऑब्वियसली 5 से कट जाएगा, तो यह संख्या क्या है, भाज्य है। इसमें भी वही लिखेंगे। अतः 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1 एक भाज्य संख्या है। इसका कारण लिखना है क्योंकि इसके इस संख्या का गुणनफल 5045 है, जिसको गुणनखंड करने पर 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होता है। या ये कह सकते हैं कि 5045 5 से खुद से मतलब किसी और से विभाजित हो जाता है।